मेरी नंद स्कूल टीचर थी। उसको पढ़ने का शौक था, जबकि कुछ जाती मसाइल की वजह से मेरे शौहर ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन बहुत जिद और मिन्नत समाजत के बाद रोध होकर मेरी नंद ने मेरे शौहर को मनाया और पढ़ने की इजाजत ले ली। पढ़ाई मुकम्मल हुई तो उसने एक नया शोशा छोड़ा कि वो उस्तानी बनना चाहती है और बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मेरे शौहर उसकी इजाजत भी दे दी और कहा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करो। लेकिन ऐसा भी ना हुआ। मेरी नंद जिद करने लगी कि वो स्कूल पढ़ाना चाहती है। मेरे शौहर ने साफ मना कर दिया तो उसने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। लेकिन मेरे शौहर ना माने तो अपना खाना पीना छोड़ दिया और बात करना भी। मेरे शौहर ने नरमी से समझाया पर वो ना मानी। उसकी बस एक ही जिद थी कि वो स्कूल पढ़ना चाहती है। जो इल्म उसने हासिल किया है उसे फैलाना चाहती है और ये उस पर फर्ज है, और इल्म का कर्ज भी। जबकि मेरी सोच इसी बात पर अटी थी कि भला ऐसा कौन सा इल्म है जो घर बैठे नहीं फैलाया जा सकता, जिसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। मुझे मेरी नंद की सरगर्मियों पर शक होने लगा। मैं कुछ बीच में बोलती तो मेरा शौहर मुझे खामोश करवा देते, जबकि मुझे डर था कि कहीं मेरा शौहर उसे इजाजत ना दे दे, क्योंकि मेरी नंद मेरे शौहर की बहुत लाडली थी। और जिस चीज का डर था वही हुआ। मेरे शौहर ने मेरी नंद को नौकरी की इजाजत दे दी। मेरी नजर में वो नौकरी ही थी, इल्म बांटने का सिर्फ बहाना था, क्योंकि मोहल्ले के बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको वो पढ़ा सकती थी। खैर, मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मेरी नंद रोज सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती और दोपहर 2 बजे वापस घर लौटती। उसको स्कूल में पढ़ाते 2 महीने हुए थे जब मेरा छोटा बेटा 3 साल का हो गया। मुझे उसका स्कूल में दाखिला करवाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरा बेटा छोटा था, न जाने कैसे रहता। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी नंद भी स्कूल में पढ़ाती है, तो मैं भी इसी स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवा दूंगी, ताकि वो महफूज और मोहब्बत के साए में रहे। मैंने फीस और बाकी मालूमात के लिए अपनी नंद से बात करने का सोचा और उसके पास गई। वो मुझे देखते मुस्कुराई तो मैंने कहा कि तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं अपने बेटे का दाखिला तुम्हारे स्कूल में करवाना चाहती हूँ, ताकि मैं मुतमईन रहूँ और तुम भी वहाँ नज़र रखो और संभाल सको। मेरा कहना था कि मेरी नंद का रंग बदल गया। उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने की बूंदें नमूदार हुई। मैं चौंक गई और हैरत से उसकी घबराहट मुलाहिजा करने लगी, जो बेमकसद थी लेकिन बेवजह नहीं। मैं उसका घबराना देखकर कुछ बुरी तरह चौंकी थी। मैंने उससे कहा कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तो वो मज़ीद घबरा गई। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, जबकि वो खुद मुस्कुराते मुस्कुराते टालने लगी और बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने जहन झटकते उसकी बात को नज़रअंदाज किया और साफ पूछा कि तुम्हें क्या एतराज़ है? अगर मेरा बेटा तुम्हारे स्कूल में पढ़े, भतीजा है तुम्हारा, या फिर तुम्हें लोगों को सामने से भतीजा बोलते शर्म आएगी? मैंने गुस्से से पूछा तो बौखला गई और बोली, भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन मुझे उसका इनकार बहुत बुरा लगा था। ऊपर से उसका घबराना उसे मज़ीद मशकूक बना रहा था। फिर क्या एतराज़ है भला तुम्हें अगर मैं अपने बेटे को तुम्हारे स्कूल में दाखिल करवाऊँ? मैंने नागवारी से पूछा तो वो बोली, भाभी, वो स्कूल तालीमी लिहाज से अच्छा नहीं है। वहाँ बच्चों को इतनी अच्छी तालीम नहीं दी जा रही जितनी उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। वहाँ से बहुत सारे बच्चे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तालीम से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ पर तवज्जो दी जाती है। उसने कहा तो मैंने संजीदगी से उसे देखा और वहाँ से उठ गई। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन अपनी नंद के स्कूल में ही करवाऊँगी। रात को मेरे शौहर आए और मैंने बेटे के एडमिशन की बात की तो मेरे शौहर ने बोला कि करीबी स्कूल में करवा दो, जो 4-5 मिनट की दूरी पर है। मेरा चेहरा उतर गया, लेकिन मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं अपनी नंद के स्कूल में ही भेजूंगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आजकल बच्चों पर कैसे कैसे जुल्म होते हैं। टीचर्स मासूम बच्चों पर हाथ उठाती हैं, उन्हें डराती धमकाती हैं। इस तरह बच्चों के दिल में माँ बाप के लिए नफरत पैदा होती है। लेकिन सोचें, अगर हम इस स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जहाँ आपकी बहन है, तो मेरा बच्चा उसकी नज़रों में होगा, वो उसके खाने पीने का ख्याल रखेगी और हमारा बेटा भी आसानी से स्कूल में बैठ जाएगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी बातों पर मेरे शौहर के तासुरात रजामंदी वाले हो गए। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और कहा कि ठीक है, फिर तुम छोटी मेरी नंद के साथ स्कूल चली जाना और एडमिशन करवा लेना। मैं मुसरत से मुस्कुराई। मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन मैं एडमिशन करवाने अपनी नंद के साथ भी ना जाती, वरना जो बातें मुझे बोलकर वो पलट रही थी वही बातें अपने भाई से बोलती। अगले दिन अपनी नंद के साथ स्कूल जाने के बाद मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने गई
اور اپنی نند کو سرپرائز دینے وہاں اپنی نند کا نام بتاتے ہوئے بلانے کا کہا تو وہاں کی ٹیچر نے کہا کہ ایسی کوئی ٹیچر فی الحال ان کے اسکول میں جاب نہیں کر رہی۔ مجھے یقین نہ ہوا۔ میں نے میڈم کو بلوایا اور اپنی نند کا نام بتایا تو بولی کہ وہ لڑکی 1 ماہ پہلے یہاں پڑھاتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اسے چھوڑ دیا تھا اور اب مہینہ ہونے والا ہے وہ یہاں نہیں پڑھاتی۔ میڈم کی باتیں سن کر میرے اعصاب شل ہونے لگے۔ اگر میری نند یہاں نہیں آتی تھی تو کہاں جاتی تھی اور اتنے گھنٹے کہاں رہتی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے اس کا کل کا گھبرانا اور ڈرنا آیا تو میں مزید ٹھٹک گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری نند یوں بے وقوف بنا سکتی ہے کہ اسکول کے نام پر کہیں اور وقت گزار آتی ہو۔ میں اسکول سے لوٹ آئی پر میرے ذہن میں جنگ چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پہلے سوچا اپنے شوہر کو بتا دوں، پھر اپنی سوچ کی نفی کی۔ پہلے مجھے خود یہ راز جاننا تھا کہ آخر میری نند روز صبح کہاں جاتی ہے۔ میری نند کے چھٹی کے وقت روزانہ کی طرح وہ گھر لوٹی۔ میں کچھ بھی نہ بولی، اسے کھانا کھایا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ گھر سے نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگی اور اس کا پیچھا کیا۔ میری نند ایک روڈ کراس کر کے بستی میں آ گئی۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، بے اختیار منہ پر ہاتھ جما لیا۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ میری نند، میرا نام سائرہ ہے، میری عمر 28 سال ہے، میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے سرکاری افسر ہیں اور ان کا عہدہ بھی بہت بڑا ہے۔ میری اماں بھی سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری مختلف دکانیں ہیں مین مارکیٹ میں جو چلتی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے 2 بھائی ہیں، ایک شادی شدہ ہے جس کا حال ہی میں ایک بیٹا ہوا ہے اور دوسرا منصوب ہے۔ میرے دونوں بھائی بھی تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں اور اچھی نوکریوں پر کام کر رہے ہیں۔ بہن میں ایک ہی ہوں اور سب کی لاڈلی ہوں۔ میں جب 19 سال کی ہوئی تو امی ابو نے میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروانا چاہا، پر مجھے پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ میں پڑھائی کی چور تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، پر ابو نے زبردستی میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ میرا یونیورسٹی کا پہلا سال تھا جب مجھے اپنے یونیورسٹی کے سینئر طالب علم سے محبت ہو گئی، اور اسے بھی مجھ سے۔ اس کا نام عباد تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی اور گھر والے شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرے گھر والوں کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی عباد میرے گھر اپنے گھر والوں کو لایا۔ وہ لوگ مالی لحاظ سے اتنے سٹیبل نہیں تھے جتنے ہم تھے، لیکن میرے ابو کو لڑکا پسند آیا اور امی کو عباد کے گھر والے، خاص کر عباد کی بہن جو عباد سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کا نام فرحین تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم نین نقش کی مالک تھی۔ گلابی رنگت کی وہ لڑکی سب سے منفرد بالکل گلابی گڑیا تھی۔ عباد کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو عباد سے 8 سال چھوٹی تھی اور اس وقت 15 سال کی بچی تھی۔ اس کا نام زرمین تھا۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن فرحین سے زیادہ نہیں۔ میرے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور عباد کے گھر والے بھی پسند کر چکے تھے۔ پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور میری پڑھائی ختم ہو گئی۔ میں دلہن بن کر عباد کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے۔ میری ساس سسر اور میری نندیں مجھ سے بہت محبت سے بات کرتے۔ میری نند میں مجھے کام کرتے دیکھتی تو خود کھڑی ہو جاتی اور میں بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے کی کوشش کرتی۔ سب کچھ بہت اچھا اور خوبصورت چل رہا تھا جب میری ساس کی اچانک طبیعت خراب رہنے لگی۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا ان کو بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ میرے سسرال پر گویا زلزلہ آیا تھا، ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ رونا پیٹنا، گھر کا ماحول بھی سوگوار تھا۔ میں بھی اداس تھی۔ پھر یہ ماحول قیامت اور ماتم میں تبدیل ہو گیا جب 4 دن بعد ہی میری ساس رضائے الہی سے گزر گئیں۔ مشکل وقت تھا۔ میری نند میں بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی، بات کرو تو رونے لگ جاتی۔ ایسے حالات میں نے انہیں بڑی بہن کی طرح سنبھالا اور وہ کچھ عرصے میں نارمل بھی ہو گئی۔ لیکن مزید 3 ماہ گزرے تھے کہ میرے سسر کا بھی رات سوتے سوتے انتقال ہو گیا۔ جب میری خالہ ساس نے مجھ پر تہمت لگائی کہ میرے قدم اچھے نہیں اور یہ سب میری منحوسیت سے ہو رہا ہے، میں نے پہلی بار اپنے متعلق ایسا کچھ سنا تھا۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا کہ میری اتنی محبت اور اتنے خلوص کا مجھے یہ صلہ ملا۔ لیکن میری نندوں نے اپنی خالہ کی نفی کی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جانے والا جا چکا تھا، جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا۔ وقت گزرا اور سب سنبھل گئے۔ میری نند فرحین یونی فائنل ایئر میں تھی جب میرے بھائی کا گریجویشن مکمل ہوا اور ڈگری ہاتھ میں آئی۔ میری امی کو فرحین پہلے دن سے میرے بھائی کے لیے پسند تھی، لیکن اس وقت میری شادی ہو رہی تھی اور بھائی پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی، اور اب ماں باپ تھے نہیں، اس لیے اس نے عباد سے فرحین اور میرے 1 سال بڑے بھائی یوسف کے رشتے کی بات کی۔ میرے شوہر نے وقت مانگا،
लेकिन ये मेरे शौहर को खुद यूसुफ बहुत पसंद था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा लड़का है और इसमें बज़ाहिर कोई बुरी आदत न थी। मेरे शौहर ने फरहीन से इसके मुतल्लिक पूछा ताकि उसकी रज़ा जान सके। इबाद ने जब फरहीन से पूछा, फरहीन ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और बताया कि वो किसी और को पसंद करती है। मेरे शौहर ने ये सुनना बर्दाश्त न किया, लेकिन वो सब्र कर गए कि उन्होंने भी तो पसंद की ही शादी की थी। अगर बहन पसंद करती है तो क्या हुआ। उन्होंने लड़के से मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। अगले दिन ही फरहीन उन्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी लड़के से मिलवाने लेकर गई। वहां से वापस आकर मेरे शौहर ने फरहीन पर बहुत गुस्सा किया कि वो दोबारा उस लड़के से नहीं मिलेगी, ना ही इस लड़के का ख्याल जहन में लाएगी। मैं हैरान थी कि भला ऐसा क्या हो गया, जबकि फरहीन रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। मैंने अपने शौहर से पूछा तो उन्होंने बताया वो एक नंबर का लोफर और आवारा लड़का है और एक बार जेल भी जा चुका है। और तो और मेरे सामने खड़े होकर सिगरेट पीते बात कर रहा था, और ऐसी गंदी आदत कहीं भी फरहीन के काबिल नहीं है। ये बात करने के बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने इसमें मुतल्लिक अपने घर वालों को तो नहीं बताया, तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा किया, अपनी अम्मी को फ़ोन करके हाँ कर दो। और 1 महीने बाद फरहीन के भी फाइनल पेपर्स हैं, उसके फ़ौरन बाद शादी। मैं ऐसी लड़की को भाभी नहीं बनाना चाहती थी जो किसी और से मोहब्बत करती है। मैं रात को अपने दिल की बात शौहर के सामने रखी तो वो कुछ उदास हुए और बोले कि शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं अपनी शौहर की परेशानी भी समझ रही थी, जबकि मेरा रवैया मेरी नंद के साथ सर्द हो गया। लाख कोशिश के बावजूद मैं फरहीन के साथ अपना रवैया नरम ना रख पाई। मैंने अम्मी को फ़ोन करके हामी भरी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो मेरी अम्मी की खुशी की इंतहा ना रही। शादी पढ़ाई के बाद लेकिन मंगनी की रस्म उन्होंने इसी हफ्ते रखने की ज़िद की, और जब ये बात इबाद के सामने रखी तो उन्होंने मंगनी की जगह निकाह को फौकियत दी और इसी हफ्ते के आखिरी दिन निकाह रख दिया। चूँकि निकाह सादगी से था, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी तैयारी करनी थी। इबाद ने फरहीन को मोहब्बत से समझाया कि वो जिस लड़के को पसंद करती है वो अच्छा नहीं है, वरना वो कर देते। फरहीन ने इबाद को मनाना चाहा कि वो सब को छोड़ दे, तो इबाद ने उसे झिड़क दिया। फरहीन अपने कमरे में बंद रहती, खाने पर भी बाहर ना आती। जब मैं ये बात इबाद को कहती तो वो कहते कि रहने दो, जिस हाल में भी रहे रो धोकर चुप हो जाएगी, और जब एक बार निकाह हो गया तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं चाह कर भी खामोश हो गई। ना निकाह की तारीख मुकम्मल हो गई, बस एक दिन बाकी था। इबाद खाने पीने का इंतज़ाम सेट कर रहे थे जब ज़रमीन भागती हुई कमरे में आई। इबाद ने मुस्कुरा कर उसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह नफ़ी में सर हिलाने लगी और हामते हुए बोली, फरहीन आपी बाइक पर किसी लड़के के साथ चली गई हैं। उनके हाथ में एक बैग भी था। मैं बेयकीनी से उसे सुनने लगी, जबकि इबाद फ़ौरन बाहर भागे। मैं सदमे से बेड पर गिर गई। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा कि अब क्या होगा। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मुझे डर लगने लगा कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी और इबाद क्या मुंह दिखाएंगे। इबाद की क्या इज्जत रह जाएगी, वो सबका कैसे सामना करेंगे। मेरे दिल से दुआएं निकलने लगीं कि फरहीन वापस आ जाए। मेरे कमरे में ही बैठी रही, बाहर निकलने की हिम्मत ना हुई। जब 5 मिनट बाद इबाद कमरे में आए और झुके कंधों से बेड पर बैठ गए। मैंने इबाद से फरहीन का पूछा तो वो नम लहजे में बोले कि वो भाग गई है। उनकी आवाज़ शिकस्ता थी। मैंने कहा, आप उसे ढूंढ कर लाएं। उसे तो वो रोने लगे और बोले, वो भागी नहीं सायरा, हमारे लिए मर गई है। मैं उनकी बात पर पत्थर की हो गई, जबकि ज़रमीन रोते हुए कमरे से चली गई। इबाद उस दिन बहुत रोए। मैं चुप कर गई। वाकई कहते हैं बहन की मौत पर रो रहा हूँ। अम्मी को फ़ोन किया और निकाह कैंसिल करने का कहा तो वो परेशान हो गई। मैंने उन्हें बताया कि फरहीन भाग गई है और फिर उन्हें सारा मामला बताया तो वो भड़क गई और बोली, जब वो लड़की सही नहीं थी और ऐसी ही थी तो क्यों इसका रिश्ता पक्का किया, निकाह क्यों रखा, जानते बूझते अपने भाई के लिए ऐसी लड़की चुन रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई और खफा होते हुए फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद अम्मी अब्बू काफ़ी दिन तक मेरा फ़ोन ना उठाते, ना ही इबाद का। जबकि मेरे जिस भाई से फरहीन का निकाह होना था उसने फ़ोन करके हौसला दिया और कहा कि वो नाराज़ नहीं है। उसके बाद इबाद का रवैया ज़रमीन के साथ भी सर्द हो गया, जबकि मुझे ज़रमीन से चिढ़ होने लगी कि फरहीन की तरह ही निकलेगी। वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है, ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारे घर का माहौल पहले जैसा हंसता मुस्कुराता नहीं रहा था। नाम सी खामोशी और उदासी हमारे घर में का खासा बन गई। 1 साल गुजरा था जब मेरे शौहर बहुत गुस्से से घर में आए। उस दिन वो कुछ ना बोले। अगले दिन रोते हुए बताया कि उन्होंने फरहीन को देखा इसी लड़के के साथ जिससे वो मोहब्बत करती थी। मेरे दिल में कांटा सा चुभा, पर मैं कुछ ना बोली।
फरहीन का जब एफएससी कंप्लीट हुआ तो उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की। मैंने और इबाद ने साफ मना कर दिया, क्योंकि आजकल की दरसगाहों में इल्म की जगह आशिकी ज़्यादा होती है। अगर फरहीन की तरह वो भी भाग जाती तो। इबाद ने एडमिशन के लिए मना कर दिया तो मेरी नंद ने खाना पीना छोड़ दिया और बहुत मिन्नत समाजत के बाद मेरे शौहर को मना लिया। लेकिन फिर जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी अम्मी ने दिल बड़ा करते हुए मेरे छोटे भाई के लिए ज़रमीन का रिश्ता मांगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई ज़रमीन को पसंद करता था। इबाद ने ज़रमीन को बुलाकर उसकी पसंद पूछी और साफ कहा कि अगर इसका इनकार है तो वो कर दे, और अगर फरहीन की तरह ही किसी मवाली को पसंद करती है तो बता दे, वो नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। लेकिन मेरी नंद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी को पसंद नहीं करती और अपने लिए फैसले का हक इबाद भाई को देती है, वो जिससे चाहे उसकी शादी कर दें। उस दिन इतने सालों बाद इबाद खुश हुए थे, सबसे हंस हंस कर बात कर रहे थे, और जब ये बात मैंने अम्मी को बताई तो वो भी मुतमईन हो गई, जबकि मुझे अब भी डर था कि ज़रमीन भी वैसा ही ना कर दे जैसा फरहीन ने किया। इसलिए मैं पल पल उस पर नज़र रखती। इबाद तो वापस पहले जैसे हो रहे थे, जबकि मुझे डर था कि इस बार भी उनकी बहन उनकी इज्जत का जनाजा ना निकाल दे। फिर मेरी नंद ने रो धोकर इबाद से स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त ले ली। मैंने इबाद को मना किया पर उन्होंने ना सुनी। मैं मजबूरन खामोश हो गई, लेकिन अब जो मैं देख कर आ रही थी मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़रमीन स्कूल के बहाने 15 मिनट की दूरी पर एक स्टॉप पर खड़ी होती है। फिर वहां से एक लड़का बाइक पर आया और उसके साथ बैठकर चली गई। मैं थके कदमों से घर लौटी तो देखा इबाद घर पर ही थे। मेरे जर्द रंग को देखा तो परेशानी से मेरे पास आए और वजह पूछी तो मैं बेइख्तियार रो दी। इबाद परेशान होकर पूछने लगे कि तुम तो ज़रमीन के स्कूल गई थी। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और सारी बात इबाद को बता दी, जिसे सुनते ही इबाद बेयकीनी से मुझे देखने लगे और कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठे। वो मुंह से एक लफ्ज़ ना बोले, ना ही वो रोए, ना ही आंखें नम हुई। आधा घंटा हमारे दरमियान खामोशी से गुजरा। जब उन्होंने मुझे मुखातिब किया और कहा चाय लो, एक कप, उनका लहजा बिल्कुल बेतासुर था। मैं परेशानी से बिना कोई सवाल किए किचन में चली गई। मैंने उन्हें चाय दी तो वो खामोशी से चाय पीने लगे, जब तक फरहीन लौट के आई और अंदर आकर मुस्कुरा कर सलाम किया। इबाद ने उसे संजीदगी से देखा और खड़े हुए और पूछा तुम आज जल्दी आ गई, खैरियत? छुट्टी जल्दी क्यों हो गई? वो बिल्कुल नॉर्मल पूछ रहे थे। फरहीन ने मुस्कुरा कर कहा बस जल्दी छुट्टी हो गई, 1 घंटे बाद स्कूल में मिलाद है, वहाँ जाना है, देर लगेगी इसलिए छुट्टी दे दी। उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था जब इबाद ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं अपनी जगह से हिल गई, जबकि ज़रमीन ज़मीन पर गिर गई। मैं आगे बढ़ने लगी तो इबाद ने मुझे रोक दिया। कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? बताओ किसके साथ गई थी? वो चिल्लाने लगे, जबकि ज़रमीन जर्द पड़ती खौफजदा नज़रों से उन्हें देखने लगी। मिलाद में जाना है? बुलाओ अभी अपने आशिक को, अभी के अभी निकाह पढ़वा कर तुम्हें अपने घर से दफ़ा करूँगा। वो चिल्लाए तो ज़रमीन रोने लगी और बोली भाई आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इबाद ने कहा सायरा ने अपनी आंखों से देखा है तुम एक लड़के के साथ जाते और महीने भर से स्कूल के नाम से बेवकूफ़ बनाते किसके साथ घूमती हो, किसके साथ गुजारती हो इतने घंटे? इबाद के पूछने पर उसका रंग सफ़ेद हो गया। वो रोने लगी और फिर बेतहाशा रोती चली गई और रोने के दरमियान उसने कहा वो सुनते मैं और इबाद दोनों सुन हो गए, जबकि वो रोती रही। उसने बताया कि उसे पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ी ताकि साबित कर सके हर लड़की आशिकी नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भाई यकीन न कर सके तो फिर भाभी के भाई का रिश्ता आया। मैंने उसका फ़ैसला भाई के हाथ में दे दिया। मुझे टीचिंग का शौक़ था और मैं स्कूल में पढ़ा भी रही थी। जब एक दिन स्कूल से वापसी पर मेरा गुजर एक बाज़ार से हुआ जहाँ से मुझे कुछ लेना था। मैंने वहाँ फरहीन आपी को देखा। उनका वजूद भारी था, जबकि वो चेहरे से बरसों की बीमार लग रही थी। मैं खुद को उनके पास जाने से रोक ना पाई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ज़बरदस्ती ले गई। वहाँ कोई नहीं था। आपी ने बताया कि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो दूसरी औलाद होने से पहले ही उन्हें तलाक देकर चला गया था, बिना किसी वजह के, और वो बहुत बुरे हालात में हैं। उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। मैं जो घर से टिफ़िन बनाकर ले जाती थी वो अपने लिए नहीं, उनके लिए लेकर जाती थी। मैं स्कूल वक्त में उनके साथ रहती थी, उनके घर का काम करके, उनको खाना बनाकर, ज़रूरत का सामान मंगवा कर। फिर एक दिन एक लड़का उन्हें ढूंढते हुए आया और उनसे माफ़ी मांगी। वो भाभी का देवर था जो अपने भाई के किए की माफ़ी मांग रहा था। फिर अपनी आपी के खर्चे की जिम्मेदारी उठाई।
वही मुझे आप ही के कहने पर सुबह पिक करता था। वो कहते हुए रोने लगी। वो बता रही थी कि आज फरहीन आप ही की डिलीवरी है और वो जल्दी इसलिए आई थी ताकि मिलाद का बहाना करके अस्पताल जा सके। इबाद खामोशी से कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे चली गई। उस दिन भी इबाद बहुत रोए। मेरी नंद बिना इजाज़त के वापस अस्पताल चली गई थी और रात को भी ना लौटी थी। अगले दिन वो वापस लौटी तो उसने बताया फ़रहीन को बेटी हुई है। इबाद ने फ़रहीन की पहली औलाद के बारे में पूछा तो ज़रमीन ने बताया वो बेटा था और बहुत प्यारा था। इलाज ना होने की वजह से पैदाइश के 1 महीने बाद मर गया। उस दिन इबाद ने वाकई बाप जैसा ज़र्फ किया और फ़रहीन को अपने साथ घर ले आए। मैं खामोश रही। उन्होंने फ़रहीन को माफ़ ना किया लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी वापस उठा ली। फ़रहीन ने मुझसे भी रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने माफ़ कर दिया लेकिन इबाद ने नहीं किया। 3 महीने बाद फ़रहीन के देवर ने ही इबाद से मिलकर फ़रहीन से निकाह की ख्वाहिश की तो इबाद मान गए क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मुख्तलिफ था। 1 साल होने वाला है। इस हफ्ते ज़रमीन और मेरे भाई की शादी है। फ़रहीन भी घर आई हुई है। अब उसे घर आने की इजाज़त है और इबाद भी माफ़ कर चुके हैं लेकिन इबाद इससे बात नहीं करते। उसकी दूसरी शादी खुशहाल है। प्यारे लोगों, अक्सर लड़कियां लड़कों से मोहब्बत में मुब्तला होकर ऐसे कदम उठाती हैं जो बाद में पछतावे का बाइस बनता है। इसलिए एहतियात करें और घर वालों की इज्जत की हिफाजत करें क्योंकि लाजमी नहीं कि फ़रहीन के देवर की तरह बाकी लड़कियों की भी इज्जत दे सके, उनके सर पे अपनी चादर डाल सके।